ब्राइट फ्यूचर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का अध्याय फर्स्ट यूरोपवाद का उदय के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद होता क्या है? राष्ट्रवाद ऐसी विचारधारा होती है जिसमें किसी भी राष्ट्र के सदस्य को सामूहिक पहचान को क्या दिया जाता है? बढ़ावा दिया जाता है। सामूहिक पहचान को क्या दिया जाता है? बढ़ावा दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद कैसे होगा? जैसे किसी राष्ट्र का राष्ट्रध्वज हो, राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रगान हो। जब हम किसी का अपने देश का राष्ट्रगान सुनते हैं तो हमारे मन में क्या होता है? जोश का भाव उत्पन्न होता है। उसी प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रगीत लिखा गया, राष्ट्रगान लिखा गया, राष्ट्रध्वज बनाया गया और उनके लोगों में किसका विकास किया गया? राष्ट्रवाद का विकास किया गया। यूरोप में राष्ट्रवाद एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद किस प्रकार से हुआ? एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में हुआ, जिसमें एक के बाद एक परिवर्तन आते गए। इसमें पहला परिवर्तन क्या होता है? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। उसके बाद दूसरा परिवर्तन क्या होता है? नागरिक संहिता। नागरिक संहिता कब लागू की गई यूरोप में? 1804 में। उसके बाद आती है वियना संधि। वियना संधि कब हुई? 1815 में। उसके बाद आता है हमारे पास उदारवादियों की क्रांति। ये कब हुई? 1848 में। उसके बाद होता है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण होता है 1866 से 1871। उसके बाद आता है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण होता है हमारे पास 1859 से 1871 के बीच में। क्या होता है? इटली का एकीकरण होता है। इटली के एकीकरण के बाद सबसे पहले क्या होगी हमारी? फ्रांस की क्रांति होगी। फ्रांस की क्रांति फ्रांस की क्रांति के साथ क्या होता है? यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होना क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है? नेपोलियन आता है। नेपोलियन क्या करता है? 1804 में क्या लगाता है? नागरिक संहिता लगाता है। इस नागरिक संहिता को हम क्या कहते हैं? नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। नेपोलियन संहिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नेपोलियन के द्वारा लगाई गई थी। इसके बाद जब यूरोप में धीरे धीरे क्या होता है? राष्ट्रीय एकता की शुरुआत हो जाती है। और इस शुरुआत का मुख्य कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति में मुख्य रूप से क्या क्या बदलाव आए? सत्ता का राजतंत्र से लोकतंत्र के हाथों में आने से राष्ट्रवाद की भावना लोगों में क्या हुई? विकास हुई। पहले क्या चलता था वहाँ पे? राजतंत्र। उसके बाद क्या आ गया वहाँ पे? लोकतंत्र की स्थापना हो गई। जो राज्य था किस पर आधारित हो गया था? संविधान पर आधारित शासन हो गया था। फ्रांस ने नया तिरंगा बनाया। उनकी नेशनल असेंबली का क्या किया गया? गठन किया गया। और फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा के बनाया गया। फ्रेंच में कौन सी भाषा? फ्रांस में कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच भाषा बोली जाती है। इसलिए वहाँ पे फ्रांसीसी लोगों ने क्या बनाया? अपनी राष्ट्रभाषा फ्रेंच को बनाया। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारे पास 1804 की नागरिक संहिता। इसे क्या कहते हैं अपन? नेपोलियन संहिता भी कहते हैं, क्योंकि किसने लागू की थी? ये नेपोलियन ने लागू की थी। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति। पहले वहाँ पे जन्म के आधार पर लोगों को क्या मिले हुए थे? विशेष अधिकार मिले हुए थे। उनको इसके द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया गया। अगला क्या है? समान की व्यवस्था को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आता है हमारे पास उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवाद का शब्द अंग्रेजी भाषा के लिबरलिज्म का हिंदी अनुवाद है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? अंग्रेजी भाषा के लिबर्टी से हुई थी। अर्थात उदारवाद स्वतंत्रता से संबंधित है। इसका अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता से है। सार्टोरी ने के अनुसार उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, न्यायिक सुरक्षा तथा संवैधानिक राज्य की सिद्धांत तथा व्यवहार है। उदारवाद क्या है? उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। जब व्यक्ति स्वयं से क्या होता है? स्वतंत्र होता है, तो उसे क्या कहेंगे हम? उदारवाद कहेंगे। उदारवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं? उदारवाद की विशेषता है यह सहमति पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? ये सहमति पर आधारित होता है। यह संविधान पर आधारित होता है। इसमें विशेषाधिकारों का क्या कर दिया जाता है? अंत कर दिया जाता है। और सभी को कानूनी रूप से क्या बनाया जाता है? समान बनाया जाता है। एक देश दूसरे देश के साथ क्या करता है? मुक्त व्यापार करता है। और किसमें विश्वास रखता है वो? धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या तात्पर्य है? कोई भी देश एक धर्म को न मानकर विभिन्न धर्मों पर क्या रखता है? विश्वास रखता है। इसके बाद
अगला कालक्रम क्या आता है 1815 के उपरांत का यूरोप में रूढ़िवाद। यूरोप में क्या आ जाता है वापस से रूढ़िवाद आ जाता है। जब 1815 में नेपोलियन क्या हो जाती है यूरोप में हार हो जाती है, उसकी हार के साथ ही वहाँ वापस से लोकतंत्र का क्या हो जाता है अंत हो जाता है और वापस से राजतंत्र की क्या होने लगती है स्थापना होने लगती है। इसके लिए वहाँ पे क्या किया जाता है एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है जिसे क्या कहते हैं कांग्रेस, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। किसने की थी ड्यूक मेटरनिक ने की थी। इस कांग्रेस में कौन किस पर हस्ताक्षर किए गए थे वियना संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1815 की वियना संधि। वियना संधि क्या है वियना संधि यूरोप के सभी राज्य के राजाओं ने मिलकर क्या किया था एक सम्मेलन किया था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी मेटरनिक द्वारा की गई थी। वियना संधि की क्या क्या विशेषताएं हैं। फ्रांस में बोर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना, क्योंकि 1815 से पहले नेपोलियन था। नेपोलियन यहाँ किसकी स्थापना करती थी लोकतंत्र की, लेकिन जैसे नेपोलियन की हार होती है वापस यहाँ किसकी स्थापना कर दी जाती है राजतंत्र की स्थापना कर दी जाती है। यूरोप में क्या करना इसका मुख्य उद्देश्य क्या था रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को लागू करना। और इसके अलावा फ्रांस ने इलाकों पर आधिपत्य खो दिया था। फ्रांस ने जिन इलाकों पर क्या कर दिया था आधिपत्य खो दिया था उसने नेपोलियन के समय जीते थे। ये सब किसकी विशेषताएं हो जाएगी अपने पास 1815 की वियना संधि की विशेषताएं हो जाएगी। यहाँ से 1 नंबर या 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि वियना संधि से आप क्या समझते हो, वियना संधि की क्या क्या विशेषताएं हैं। और वियना संधि करने वाला कौन था ड्यूक मेटरनिक। तो ड्यूक मेटरनिक के बारे में पढ़ लेंगे। ड्यूक मेटरनिक का जन्म कब हुआ था 15 मई 1773 को। जन्म कब हुआ था इसका 15 मई 1773 को। ये 1814 से लेकर 1848 तक क्या रहा था यूरोप में राजनीति का महत्वपूर्ण कार्यकर्ता रहा था। इसने एक कथन जो हमसे एग्जाम में एक MCQs या फिलिंग में पूछा जा सकता है, उसका ये कथन था कि यदि फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाता है जुकाम हो जाता है। यदि फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाता है जुकाम हो जाता है। इसके माध्यम से वो कहना चाहता है कि यूरोप में सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है फ्रांस है। अगर फ्रांस को परेशानी होगी तो पूरे यूरोप को क्या होगी परेशानी होगी। तो हमें ये कथन क्या रखना है ध्यान रखना है कि यदि फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाता है जुकाम हो जाता है। अगला आता है मेरे पास जोसेफी मैत्सिनी। जोसेफी मैत्सिनी का जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। इनके पश्चात क्रांतिकारी में गुप्त संगठन का सदस्य रहे। ये क्या थे एक गुप्त जो CBI जैसे संगठन होते हैं उनके क्या थे ये सदस्य थे। लेकिन ये क्या करते थे लगातार लोगों को लोकतंत्र के लिए क्या करते थे प्रेरित करते थे। ये बोलते थे कि हमें क्या चाहिए राजतंत्र से हटकर लोकतंत्र की तरफ चलना चाहिए। जबकि जो मेटरनिक थे वो किसके पक्षधर थे वो राजतंत्र के पक्षधर थे। जबकि जो हमारे जोसेफी मैत्सिनी हैं वो किसके पक्षधर हैं लोकतंत्र के पक्षधर हैं। इसीलिए मेटरनिक ने इन्हें क्या बताया था सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए क्या है ये सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये कथन भी किसका है मेटरनिक का है। अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है जर्मनी का एकीकरण। ये महत्व एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जर्मनी का एकीकरण या इटली का एकीकरण अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जर्मनी का एकीकरण कब से हुआ था 1866 से कब तक चला 1871 तक। इसमें क्या हुआ 1871 में किसका प्रारंभ हुआ था जर्मनी का एकीकरण क्या हो गया समाप्त हो गया। इसमें कौन किसको मिलाया गया पर्शिया बवेरिया और सैक्सोनिया को मिलाकर जर्मनी का एकीकरण किया गया। पहले जर्मनी कितने भागों में बटा हुआ था 39 राज्यों में बटा हुआ था। 39 राज्यों को मिलाकर एक राष्ट्र के रूप में बदला गया और जिसे क्या कहते हैं हम जर्मनी का एकीकरण कहते हैं। प्रारंभ कब हुआ 1866 में, समाप्त कब हुआ 1871 में। कितने राज्यों को मिलाया गया 39 राज्यों को मिलाया गया। और जर्मनी जनवरी 1871 में वर्षा के शीश महल में विलियम प्रथम का राज्याभिषेक जर्मनी के एक सम्राट के रूप में हुआ। और क्या हो गया इसी के साथ जर्मनी का एकीकरण भी क्या हो गया पूरा हो गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी पर्शिया के प्रमुख मंत्री
ओटो वन बिस्मार्क ने। तो जर्मनी के एकीकरण का महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? बिस्मार्क था। कितने सालों तक चला? ये 7 वर्षों तक युद्ध हुए। किस चीज़ से युद्ध हुए? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसके बाद क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण हुआ। एकीकरण के लिए क्या लड़ने पड़े। अगला आता है हमारे पास इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण कब से हुआ? 1859 से लेकर 1870 के बीच क्या हुआ? इटली का एकीकरण हुआ। इटली का एकीकरण में शुरुआत किससे हुई थी? इतालवी भाषा से हुई थी। जहाँ पे जैसे फ्रांस में कौन सी भाषा बोली जाती थी? फ्रेंच बोली जाती थी। तो इटली के एकीकरण जिसे क्या बोलते हैं? इतालवी भाषा में इल रिसोजिमेटो कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है? इटली का एकीकरण होता है। 19वीं सदी में इटली की राजनीतिक और अभियान क्या हो गया? शुरू हो गया, जिसे इटली प्रायद्वीप के विभिन्न राज्यों को क्या कर दिया गया? एक साथ जोड़ दिया गया, जिसे क्या बोलते हैं अपन? इतालवी राष्ट्र भी कहा जाता है, या फिर क्या बोल सकते हैं अपन? इतालवी राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई। क्या किया गया? 1859 से लेकर 1871 के बीच में उसके जो इटली के जो अलग अलग राज्य बटे हुए थे, उन सभी राज्यों को मिलाकर एक राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिसे क्या कहा गया? इतालवी राष्ट्र या फिर इटली का एकीकरण कहा गया। इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? 7 राज्यों में बटा हुआ था। इन 7 राज्यों को मिलाकर क्या किया गया? इटली का एकीकरण किया गया। जो 1830 का दशक था, उस समय क्या हुआ? जुप्से मैथ्सिनी ने क्या किया? इटली के एकीकरण का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 1830 एवं 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह हुए, लेकिन क्या हो गए? वो असफल हो गए। लोगों ने आज़ादी के लिए क्या किए? आंदोलन किए, लेकिन वो क्या हो गए थे? असफल हो गए थे। 1859 में क्या हुआ? फ्रांस में जो सार्डिनिया पिडामोंट है ने क्या किया? एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से क्या कर दिया गया? ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई बलों को क्या कर दिया गया? हरा दिया गया। जिसके बाद क्या हुआ? आंदोलन धीरे धीरे क्या हो गया? तेज हो गया। जब वो तेज हुआ तो उसके बाद जो जोप्सी गैरिबोल्ड थे, नियमित सेना का हिस्सा नहीं थे, और इटली की एकीकरण के लिए स्वयंसेवकों ने क्या कर दिया? नेतृत्व कर दिया। और 1807 में दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों राज्यों में प्रवेश कर गए। इस प्रकार धीरे धीरे क्या हो गया? इटली का एकीकरण हो गया। इसमें पहला क्या आता है मेरे पास? यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष। यूनान में भी क्या हुए? स्वतंत्रता संघर्ष हुए। हमने क्या पढ़ा इससे पहले? जर्मनी का एकीकरण पढ़ा, फिर इटली का एकीकरण पढ़ा, उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष। यूनान में किसका राज्य था? ऑटोमन साम्राज्य था। यूनान में कौन साम्राज्य था? ऑटोमन साम्राज्य था। जो कब तक था? ये 15वीं शताब्दी तक था। लेकिन 1789 में फ्रांस की क्रांति के उपरांत यहाँ भी क्या होती है? लोगों के बीच में स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न होती है। जब लोग देखते हैं कि फ्रांस के लोगों ने क्या किया है, अपने आप को आज़ाद कराने के लिए क्या किया है? आंदोलन किया है। तो उसकी देखा देखी में भी यूनान में भी क्या होना शुरू हो गया? स्वतंत्रता के लिए संघर्ष होना शुरू हो गया। 1821 में यहाँ के लोगों ने क्या कर दिया? स्वतंत्रता का संघर्ष शुरू कर दिया। और धीरे धीरे क्या करने लगे? ये पश्चिमी यूरोप के लोग क्या करने, किसका समर्थन मिल गया उन्हें? जो यूनान की संस्कृति उनका क्या मिल गया? समर्थन मिल गया। और ये किसके विरोधी थे? मुस्लिम साम्राज्य क्या हो गए? ये विरोधी हो गए। और यूनान ने क्या कहा? यहाँ पे हमारा ही साम्राज्य होना चाहिए। इस प्रकार से धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे क्या कर दिया उन्होंने? यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में 29 मई 1453 में क्या हो गया? एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। इसके बाद आता है मेरे पास ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद एक लंबे चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। ये क्या होता है? एक क्रांति से नहीं हुआ, ये एक प्रक्रिया का परिणाम था, जिसमें धीरे धीरे क्या हुए? विभिन्न परिवर्तन आए, जिसके कारण यूरोप में क्या हुआ? राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय
के लिए पहले क्या था, यहाँ पे अलग अलग लोग रहते थे। यहाँ पे अंग्रेज भी रहते थे, वेल्स रहते थे, स्कॉट्स रहते थे, और क्या रहते थे, आयरिश लोग अलग अलग समुदाय के रूप में रहते थे। इनके अलग अलग क्षेत्र थे। यूरोप में जो इंग्लैंड है वहाँ पे कौन रहते थे, अंग्रेज रहते थे। जो इंग्लिश वेल्स है वहाँ पे वेल्स लोग रहते थे। स्कॉटलैंड में स्कॉट्स रहते थे, और आयरलैंड में कौन रहते थे, आयरिश रहते थे। इस प्रकार से यह विभिन्न लोगों का क्या था, समूह था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, लंबे संघर्ष के बाद 1668 में 88 में क्या कर दिया गया, अंग्रेजों द्वारा एक संसद की स्थापना की गई, और जिसे क्या कहा गया, ब्रिटेन राज्य का नाम दिया गया। 1888 में क्या बनाया गया, एक संसद बनाई गई और एक राज्य बनाया गया, जिसे क्या नाम दिया गया, ब्रिटेन नाम दिया गया। ब्रिटेन मुख्य रूप से क्या था, इंग्लैंड ही माना जाता था। लेकिन 1707 में ब्रिटेन में क्या मिला दिया गया, इंग्लैंड में क्या मिला दिया गया, इंग्लैंड में मिला दिया गया हमारा स्कॉटलैंड। ब्रिटेन में क्या मिला दिया, इंग्लैंड में क्या मिला दिया गया, स्कॉटलैंड मिला दिया गया। और इससे क्या बोला गया मिलाकर, यूनाइटेड किंगडम। दोनों को मिलाकर क्या बोला गया, यूनाइटेड किंगडम बोला गया। जब इंग्लैंड में क्या मिल गया, स्कॉटलैंड, दोनों को मिलाकर क्या बोला गया, यूनाइटेड किंगडम बोला गया। लेकिन 1798 में आते आते और 1808 के बीच किसे शामिल कर लिया गया, इसमें आयरलैंड को और शामिल कर लिया गया। इंग्लैंड था, इंग्लैंड में क्या जोड़ दिया गया था, फिर स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड के बाद क्या जोड़ दिया गया, आयरलैंड भी जोड़ दिया गया। और तीनों को मिलाकर हम संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। इन तीनों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है, यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। इस प्रकार से हम ये नोट्स क्या कर देंगे याद। अगला आता है हमारे पास फेफर्स संसद। फेफर्स का शब्द क्या शाब्दिक अर्थ क्या होता है, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय सभा। राष्ट्र सभा को इसकी थी ये जर्मन की पहली संसद का नाम क्या था, फेफर्स राष्ट्रीय सभा। इसमें क्या होता था, 18 मई 1848 को कितने नवनिर्वाचित सदस्य आए, इसमें 831 सदस्यों को इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया, और सभी ने अपना अपना कार्यभार क्या किया, ग्रहण किया। इसमें क्या थे, कुलीन वर्ग के लोगों का विरोध बढ़ गया था, क्योंकि वहाँ पे क्या पाया जाता था, एक कुलीन वर्ग पाया जाता था, एक निम्न वर्ग पाया जाता, क्या पाया जाता, मध्यम वर्ग पाया जाता था। तो वहाँ पर जो अधिकतर जो बड़े बड़े पदों पर थे वो कौन बैठे हुए थे, कुलीन वर्ग के लोग बैठे हुए थे। लेकिन जब वहाँ पे जो कामगार लोग थे, जो मजदूर लोग थे, उनकी क्या की गई थी, उपेक्षा की गई थी। इस कारण इसने क्या खो दिया था, जनता के बीच से भरोसा खो दिया था। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान। महिलाएं राष्ट्रवाद में भी आगे प्रथम पंक्ति में रही। इन्होंने क्या किया, अपने कर्तव्य का पालन किया। महिलाओं ने पुरुषों से कभी भी कम नहीं रही, वो चाहे जर्मनी का एकीकरण हो, इटली का एकीकरण हो, या रोमानिया का एकीकरण हो। हर एक जगह पर जो महिलाएं थी उन्होंने पुनर्जागरण के बहुत प्रयास किए। इसी प्रकार जो भारत में क्रांति हुई, तो भारत में महिलाओं ने क्या किया, आगे बढ़कर अपना कार्य किया। इसमें कस्तूरबा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा सरोजना नायडू, सिस्टर निवेदिता, मीराबेन, कमला नेहरू, बीकाजी कामा, इंदिरा गांधी आदि महिलाएं शामिल थी। इन सब ने क्या किया, भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया। इसके बाद आता है हमारे पास राष्ट्र प्रतीक चिन्ह और उनके महत्व। इनमें से एक नंबर का प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा जाना है।